सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। महज चंद घंटों का ही वक्त बचा है यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस पहुंचने में। जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति लिथुआनिया क्यों आए? तो इसकी वजह है 24 घंटे के बाद यानी 11 जुलाई को होने वाली नेटो की महासमिट में हिस्सा लेने के लिए। और इस बार नेटो की ये समिट इसलिए भी अहम है क्योंकि 24 घंटे बाद होने वाली इस समिट में यूक्रेन पर बड़ा फैसला आने वाला है, जो क्लस्टर बम से लेकर हथियारों की सप्लाई और यूक्रेन के समर्थन से जुड़ा हुआ है। लेकिन नेटो की समिट से पहले जो हालात बन रहे हैं, क्लस्टर बम को लेकर नेटो में जो दरार पड़ी है, उससे ज़ेलेंस्की के होश फाख्ता हैं। और इसी बीच रूस से आई न्यूक्लियर वार्निंग ने भी यूक्रेन और नेटो देशों में सनसनी मचा रखी है। आखिर क्यों? आप देखिए ये रिपोर्ट। Rules-based international order. रूस यूक्रेन जंग में अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं, क्योंकि इन्हीं 24 घंटों में यह तय हो जाएगा कि नेटो ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा रहेगा या फिर जंग के दौरान ही यूक्रेन का साथ छोड़ देगा। यह भी तय हो जाएगा कि यूक्रेनी सेना को पश्चिम से हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी या फिर वेस्ट अपने वेपन्स की डिलीवरी ठप कर देगा। यह भी तय हो जाएगा कि महाशक्ति अमेरिका आखिर तक यूक्रेन की रक्षा करेगा या फिर बाइडेन अपने वादे से मुकर जाएंगे। यानी अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। जानते हैं क्यों? तो सुनिए, 11 से 12 जुलाई को लिथुआनिया में नेटो समिट होगी, जिसमें शामिल होने के लिए जो बाइडेन विलिनियस पहुंचेंगे। नेटो समिट में यूक्रेन के वेपन्स डिमांड पर बात की जाएगी। यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाने को लेकर भी चर्चा होगी। इतना ही नहीं, युद्ध में नेटो देशों के किरदार पर भी बात होगी। Rules-based international order. मतलब साफ है कि लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस में होने वाली महासमिट में यूक्रेन को लेकर नेटो का स्टैंड क्या है, ये साफ हो जाएगा। लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए हैरानी की बात यह है कि अभी नेटो समिट शुरू भी नहीं हुई। अब यूक्रेन को लेकर बातचीत भी नहीं हुई। उससे पहले ही नेटो दो फाड़ हो चुका है। नेटो देशों का यूक्रेन को लेकर अलग अलग रुख सामने आ रहा है, जो यूक्रेन के लिए किसी महा खतरे से कम नहीं है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। на життя для всіх наших людей. पहली वजह, यूक्रेन को क्लस्टर बम देने पर नेटो देशों में नाराजगी। दूसरी वजह, यूक्रेन की नेटो सदस्यता को लेकर जर्मनी का विरोध। स्पेन भी यूक्रेनी सेना को दिए जा रहे हथियारों के खिलाफ। नेटो के कई देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकी। बाइडेन ने यूक्रेन की नेटो सदस्यता पर सहमति नहीं जताई। मतलब साफ है, आने वाले 24 घंटों में यूक्रेन का सर्वनाश या फिर संपूर्ण बचाव की पटकथा लिखी जानी है। अगले 24 घंटे में यह भी साफ हो जाएगा कि नेटो की तरफ से यूक्रेन को सपोर्ट मिलेगा या फिर ज़ेलेंस्की का दी एंड हो जाएगा। क्योंकि जिस अमेरिका और नेटो के दम पर यूक्रेन ने रूस जैसे महाबली के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, आज की तारीख में वही नेटो यूक्रेन से किनारा करने की तैयारी में लगा है। और ऐसा हो भी क्यों ना।
दरअसल 11 से 12 जुलाई को लिथुआनिया की कैपिटल विलिनियस में होने वाली बैठक से पहले ही रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन मेदवेदेव ने नेटो देशों को न्यूक्लियर वार्निंग तक दे दी है। मेदवेदेव को पुतिन का करीबी माना जाता है। ऐसे में मेदवेदेव की चेतावनी को हल्के में लेना नेटो और अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ तो मेदवेदेव ने सीधे अमेरिका और नेटो को एटमी हथियारों से दहलाने की वार्निंग दी है। वहीं यूएस की तरफ से यूक्रेन को मिलने वाले क्लस्टर बम पर भी मेदवेदेव सीधे सीधे महाशक्ति अमेरिका को धमका रही हैं। वो कैसे, ये भी जान लीजिए। हमें इस बात की जानकारी मिली है कि अमेरिका अब यूक्रेन को क्लस्टर बम देने जा रहा है और इस कदम के जरिए रूस पर हावी होने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि क्लस्टर बम देने के फैसले का अंजाम यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका पर भी भारी पड़ सकता है। मेदवेदेव के दोनों वार्निंग इस बात का सीधा संकेत हैं कि अब अमेरिका और नेटो को यूक्रेन का साथ छोड़ देना चाहिए। क्लस्टर बम और हथियारों की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। इसी में उनकी भलाई है। तो वहीं यूक्रेन के लिए हालात बेहद भयावह हो चुके हैं। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। मतलब ये कि नेटो और अमेरिका साथ दें तो भी रूस एटमी प्रहार करेगा और नेटो अमेरिका साथ छोड़ दें तो भी पुतिन यूक्रेन को बख्शने नहीं वाले। मतलब हर हाल में यूक्रेन की तबाही तय है। हैरानी इस बात की है कि नेटो देशों में अगर दरार पड़ी है और रूस का नेटो को लेकर जो आक्रामक रुख सामने आया है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्लस्टर बम है, जो कि एक ऐसा विनाशक हथियार है जिस पर दुनिया के 120 देशों ने बैन लगाया हुआ है। खुद अमेरिका तक ने क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है और इसकी एक वजह तो है ज़ेलेंस्की की क्लस्टर बम को लेकर डिमांड और दूसरी अमेरिका में हथियारों की कमी। भले ही बाइडेन क्लस्टर की खेप यूक्रेन भेजने को तैयार हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन तक क्लस्टर बम की खेप पहुंचेगी, यूक्रेनी सेना इसका इस्तेमाल करेगी, इस पर अब भी सस्पेंस है। और सबसे अहम बात यह कि अमेरिका से सप्लाई होने वाला क्लस्टर बम यूक्रेन पहुंचे उससे पहले रूस यूक्रेन या फिर नेटो देशों के खिलाफ बड़ा धमाका कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। यूक्रेन के मैग्वारा ब्रिगेड ने एक्शन किया है। 47वीं ब्रिगेड ने बरसाए हैं रॉकेट। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला किया गया। 47वीं ब्रिगेड ने रॉकेट के जरिए हमला किया और उसकी तस्वीरें सामने आई। नेटो की बैठक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी के साथ रूस की चेतावनी और धमकियों का दौर भी तेज है। पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर समूह को सबसे घातक हथियार से डराने की कोशिश में है। तनाव के बीच रूस को एक बहुत बड़ा मौका भी मिला है। रूस का दावा है कि यूक्रेन के करीब उसके स्मोलेंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल हमले की कोशिश हुई है। रूस का पावर प्लांट तो सलामत है, लेकिन इस हमले के बाद रूस ने यूरोप को एटमी धमाकों से दहलाने की धमकी दे दी है। रूस ने ऐलान किया है कि पावर प्लांट के करीब गिरने वाली मिसाइल अगर नेटो देशों की हुई तो यूरोप के न्यूक्लियर रेडिएशन से तबाह हो जाने की तारीख जल्द ही सामने आएगी। जैसा यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, वैसा ही रूस के स्मोलेंस्क का
डेस्नोगोर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्षमता और आकार भले ही अलग हो, लेकिन पावर प्लांट में धमाके का अंजाम बड़ी तबाही और नुकसान है। रूस के एक टेलीग्राम चैनल का दावा है कि यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया है। दावा है कि रूस के स्मोलेंस्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कई मिसाइल दागी गई। दावा है कि यूक्रेन ने मिसाइलों से रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट को नष्ट करने की कोशिश की। अब रूस यूक्रेन की जरूरत पर आग बबूला है। रूस की तरफ से इस बार सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि तमाम नाटो देशों के लिए चेतावनी आई। धमाकों के पीछे यूक्रेन और नाटो का कनेक्शन क्यों कहा जा रहा है, यह समझ लीजिए। स्मोलेंस्क की दूरी यूक्रेन के खार्किव से 741 किलोमीटर है। यूक्रेन बॉर्डर से स्मोलेंस्क की दूरी 541 किलोमीटर है, जबकि स्टॉर्म शैडो मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। रूस ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल की सप्लाई के समय ही नाटो को चेतावनी दी थी। तब रूस ने कहा था कि अगर मिसाइल का इस्तेमाल रूस की जमीन पर हमले के लिए किया गया तो नाटो को इसका गंभीर अंजाम भुगतना होगा। अब स्मोलेंस्क में मिसाइल अटैक की जांच शुरू कर दी गई है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन के साथ ही नाटो देशों के लिए चेतावनी जारी की। मेदवेदेव ने कहा है, रूस यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकता है। रूस पूर्वी यूरोप में तमाम पावर प्लांट को टारगेट कर सकता है। नाटो देशों की मिसाइल से हमले की पुष्टि होने पर रूस यूरोप में तबाही लाकर बदला लेगा। यानी रूस पहले हमले की जांच करेगा। जाहिर है युद्ध यूक्रेन से हो रहा है तो हमला भी यूक्रेन से ही किया गया होगा। लेकिन रूस के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर यूक्रेन ने किस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन का दावा है कि यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी गई है, लेकिन उसकी रेंज बहुत कम है। ऐसे में रूस को शक है कि यूक्रेन में मीडियम रेंज की मिसाइलें भी भेजी गई। यानी मिसाइल का बदला मिसाइल और न्यूक्लियर पावर प्लांट का बदला न्यूक्लियर पावर प्लांट। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि नाटो की बैठक से ठीक पहले रूस ने एटमी धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन धमकी सच हुई तो यूरोप क्या दुनिया में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। रूस का पहला टारगेट ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट हो सकता है। ज़ेलेंस्की कई बार दावा कर चुके हैं कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट रूस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। यानी अगर धमकी के मुताबिक रूस का एक्शन शुरू हुआ तो ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट से रेडिएशन की शुरुआत कराई जा सकती है। रूस की मिसाइल पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में रूस पूर्वी यूरोप के तमाम पावर प्लांट को नष्ट करने की धमकी को सच भी कर सकता है। सिर्फ यूक्रेन में ही साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट, रोवनो न्यूक्लियर पावर प्लांट और खेमेलनित्स्की न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस का दावा है कि उसकी जमीन पर मौजूद पावर प्लांट को नष्ट करने की कोशिश के पीछे जितने भी देश हैं, उनके पावर प्लांट को रूस तबाह कर देगा। यूक्रेन में ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट में धमाका ही कई देशों में तबाही लाने के लिए काफी है। अगर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में धमाके के बाद हवा पूरब से पश्चिम की तरफ चली तो तकरीबन पूरा यूरोप रेडियो एक्टिव बादलों के घेरे में आ जाएगा। अगर हवा की दिशा पश्चिम की ओर हुई तो इससे रूस के एक बड़े हिस्से समेत पूरा यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, लिथुआनिया,
लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, चेक, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके और आयरलैंड से भी आगे आइसलैंड तक रेडिएशन की चपेट में होंगे। लेकिन अगर हवा की दिशा पूर्व की ओर हुई तो यूक्रेन के साथ साथ रूस के बड़े हिस्से सहित उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया और चीन का बहुत बड़ा हिस्सा रेडिएशन की चपेट में आ जाएगा। यूक्रेन में मौजूद सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ा देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी धमकी है। लेकिन रूस ने इस बार पूर्वी यूरोप में मौजूद तमाम पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी दी है। यूक्रेन के अलावा स्वीडन, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। अगर रूस की शक्तिशाली मिसाइलों ने एक साथ हमला किया तो इन जगहों से उठने वाली एटमी सुनामी आधी से अधिक दुनिया को तबाह कर सकती है। रूस जानता है कि हवा का रुख उसकी तरफ भी मुड़ सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि नाटो की बैठक से पहले ये चेतावनी अमेरिका और उन देशों के लिए है जो यूक्रेन की मदद के लिए बड़े फैसले लेने की ठान कर बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। विल्नियस में नेटो के सम्मेलन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। नेटो ने 3 लाख सैनिक हाई अलर्ट पर रखे हैं। रूस के खिलाफ एक्शन के लिए तैयारी की गई है। नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। 80 से ज्यादा बख्तरबंद अब से करीब 15 घंटे के बाद नेटो देशों के प्रतिनिधि एक साथ विल्नियस में एक मंच पर होंगे और इस मंच पर तय होगा यूक्रेन का भविष्य। यानी लिथुआनिया में नेटो के सम्मेलन में जैसे ही ये फैसला होगा कि यूक्रेन को सदस्यता के साथ हथियारों की मदद जारी रखी जाए या नहीं, वैसे ही दूसरी तरफ न्यूक्लियर गेट भी खुल जाएगा। हालांकि न्यूक्लियर अटैक किस दरवाजे से होगा इसकी जानकारी सामने नहीं है, लेकिन इतना तय है कि दुनिया का संकट बढ़ जरूर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए विल्नियस पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। करीब 15 घंटे बाद एटमी जंग का ऐलान। आशंका यही है और इस आशंका को सच साबित करने के लिए ही लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में इतने बड़े स्तर पर तैयारी हो रही। विचार विमर्श, वाद विवाद, नाराजगी, समझौता, यहां सब कुछ होगा और अंतिम फैसले पर मोहर लगते ही यूक्रेन का भविष्य भी तय हो जाएगा। लेकिन इस फैसले के होने और ना होने के बीच 48 घंटे तक महाविनाश की घड़ी का एक एक सेकंड भारी पड़ेगा। क्योंकि गुजरने वाले किसी भी सेकंड में न्यूक्लियर ट्रिगर दब सकता है। दरअसल 11 और 12 जुलाई को नाटो की विल्नियस में होने वाली बैठक यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग का भविष्य तय कर सकती है। मुमकिन है कि इस बैठक में यूक्रेन के खिलाफ भी माहौल बने, क्योंकि तुर्की के बाद जर्मनी नाटो के एक ऐसे सदस्य के रूप में उभरा है जिसने जंग के दौर में रूस की आक्रामकता को देखते हुए अपना फैसला बदल दिया है।
जर्मनी ने फिलहाल यूक्रेन को नाटो की सदस्यता का विरोध करने का फैसला लिया है। लेकिन क्या जर्मनी का रुख न्यूक्लियर तबाही रोक पाएगा? ये सवाल मौजूदा हालात पर है। दरअसल जिस जगह नाटो की बैठक हो रही है वो विल्नियस बेलारूस की सीमा से महज 32 किलोमीटर दूर है। वहीं रूस की सीमा इसी विल्नियस से 150 किलोमीटर दूर है। लेकिन सबसे ज्यादा जिसका डर है वो बेलारूस में तैनात न्यूक्लियर हथियार है, जो सीमा से महज 70 किलोमीटर के दायरे में कहीं तैनात है। हालांकि न्यूक्लियर खतरा नाटो के फैसले और रूस की आक्रामकता तक ही सीमित नहीं है। बल्कि असली खतरा है बेलारूस में तैनात वैगनर ग्रुप का, जिसका बेस कैंप रूस के तैनात न्यूक्लियर वेपन्स वाली जगह से सिर्फ 25 किलोमीटर के दायरे में है। विल्नियस में नेटो की बैठक के बीच बेलारूस से खुफिया ऑपरेशन की आशंका गहरा रही है, इसलिए नेटो ने बेलारूस के मोर्चे पर भी स्पेशल तैयारी की है। बेलारूस में वैगनर फोर्स के लड़ाकों और प्रिगोजिन के पहुंचने की खबर के बाद नेटो एक्टिव हो गया था, जिसका प्रमाण पोलैंड की सीमा पर हुई तैनाती है। इसका साफ मतलब है कि नाटो को रूसी फोर्स के डायरेक्ट एक्शन से ज्यादा डर वैगनर ग्रुप के गुप्त ऑपरेशन का है। यही वजह है कि इस वक्त विल्नियस को एक किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यहां तक कि जिस जगह नाटो के लीडर्स एकजुट होंगे उस जगह को बख्तरबंद क्यूब के रूप में तैयार किया गया है। नेटो की समिट जिस विल्नियस में होनी है उसकी सुरक्षा का आलम यह है कि वहां बिना इजाजत कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अकेले विल्नियस में ही नेटो के 1000 अतिरिक्त सैनिक तैनात हैं। अमेरिका ने यहां F-35 फाइटर प्लेन भी तैनात किए हैं। इनके अलावा दावा यह है कि F-22 रैप्टर भी अमेरिका ने एक्टिव मोड में रखा है। वहीं सुरक्षा के लिए जर्मनी ने 12 पेट्रियट मिसाइल लॉन्चर भी लिथुआनिया भेजे हैं। स्पेन ने नैसाम्स एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। फ्रांस से सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी हॉवित्जर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि ब्रिटेन ने एंटी ड्रोन सिस्टम भी विल्नियस भेज दिया है। खबर यह भी है कि इस सुरक्षात्मक कदम के तहत फ्रांस, फिनलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया में न सिर्फ घातक जेट तैनात हैं, बल्कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को भी नेटो बेस पर उतार दिया गया है। सुरक्षात्मक तैयारी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि नाटो देशों ने अपने उस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया है जो केमिकल, बायो, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमलों से निपटने में सक्षम बताए जा रहे हैं। यानी इस समय लिथुआनिया में वो तैनाती है जिसे शायद ही कभी बाल्टिक देशों ने देखा। लेकिन सवाल अब भी संभावित खतरे पर है। खबर यह है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन का देश निकाला नहीं हुआ है, बल्कि प्रिगोजिन को रणनीति के तहत बेलारूस भेजा गया है। क्रेमलिन की रणनीति के तहत ही वैगनर्स का कैंप ओसिपोविची में बनाया गया है और इसी ओसिपोविची के पास रूस का न्यूक्लियर सेंटर है। वैगनर्स इस न्यूक्लियर सेंटर पर कब्जा करने के लिए स्वतंत्र है। प्रिगोजिन के आदेश पर न्यूक्लियर वेपन दागा भी जा सकता है। यानी प्रिगोजिन पर क्रेमलिन का कंट्रोल नहीं, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। जबकि सूत्र बता रहे हैं कि 24 जून को बगावती तेवर दिखाने वाले प्रिगोजिन ने 25 जून को प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात भी की है, जिसके बाद बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने वैगनर्स को शरण दी। रूस की तरह ही नेटो देशों का भी खुफिया तंत्र इस वक्त एक्टिव है। मुमकिन है कि अमेरिका या सदस्य देशों को इस बारे में कोई बड़ी लीड मिली हो। सूत्र बता रहे हैं कि न्यूक्लियर एक्शन को लेकर फिलहाल नेटो शांत है, लेकिन यूक्रेन को दिए जाने वाली मदद को लेकर अगर कोई फैसला होता है तो इस फैसले की समीक्षा भी की जा सकती है। यानी नाटो के सम्मेलन में भले ही न्यूक्लियर जंग की रणनीति पर चर्चा ना हो, लेकिन रूस इस संबंध में कोई भी फैसला ले सकता है, जिसका प्रमाण है प्रेसिडेंट पुतिन का वो इशारा जिसे न्यूक्लियर थ्रेट समझा जा रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन के मुताबिक नाटो को विल्नियस में बैठक में जंग पर या यूक्रेन को मदद देने पर नहीं, बल्कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर चर्चा करनी चाहिए। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर ZNPP को नुकसान पहुंचाकर न्यूक्लियर खतरा बढ़ाने का आरोप लगाया है, इसलिए पुतिन शब्दों को आग्रह के रूप में देखा जा सकता है।
लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पुतिन नाटो के हस्तक्षेप को ही यूक्रेन के खिलाफ बारूदी एक्शन का सबसे बड़ा कारण बता चुके हैं। तो क्या ZNPP पर चर्चा करने का आग्रह अल्टीमेटम है? क्या रूस ने ZNPP के जरिए न्यूक्लियर तबाही की तैयारी की, या फिर क्या पुतिन ने नाटो को न्यूक्लियर एक्शन का संकेत दिया है? सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन से जारी जंग के बीच हुए रूस को आर्थिक नुकसान के बावजूद रूस ने अपना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-160M के रूप में अपग्रेड कर लिया है और इसका प्रोटोटाइप टेस्ट ठीक विल्नियस में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले शुरू किया है। अब दावा यह है कि पिछले 4 दिनों से Tu-160M बॉम्बर की उड़ान टेस्टिंग नहीं, बल्कि ये विल्नियस की बैठक के मद्देनजर नाटो देशों की रेकी है। और ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अपग्रेडेड बॉम्बर की उड़ान अलास्का, आर्कटिक, नॉर्डिक देशों समेत उत्तरी यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय जोन में दर्ज की गई, जो न्यूक्लियर अटैक के वेपन का लॉन्च पैड भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। कुछ घंटे के बाद लिथुआनिया में नेटो की मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में 24 घंटे पहले क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर यूक्रेन ने हमला किया। अब सवाल उठ रहा है कि ज़ेलेंस्की ने ऐसे वक्त पर क्रीमिया पर हमला क्यों किया, जबकि नेटो रूस को लेकर नई रणनीति बनाने जा रहा है। कहीं ज़ेलेंस्की का मंसूबा ये तो नहीं कि क्रीमिया पर हमले से बौखलाकर रूस पलटवार करे और फिर वो नेटो से ज्यादा हथियार की डिमांड कर सके। इसके अलावा उन तमाम देशों का रुख भी बदल सके जो यूक्रेन को हथियार देने के खिलाफ हैं। ज़ेलेंस्की का भड़काऊ प्लान, क्रीमिया पर घमासान। कर्च ब्रिज पर मिसाइल से हमला, क्रेमलिन आग बबूला। और यह हमला ठीक उस वक्त हुआ है जब कुछ घंटे बाद लिथुआनिया में नाटो की अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें रूस के खिलाफ जंगी रणनीति का खुलासा होगा और साथ ही यूक्रेन को हथियार सप्लाई को लेकर बड़ा फैसला होगा। शायद यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया पर अटैक करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि यूक्रेन फिलहाल सरेंडर नहीं करेगा। दरअसल ज़ेलेंस्की का टारगेट क्रीमिया है। अगर क्रीमिया किसी तरह यूक्रेन के पास आ गया तो रूस के साथ युद्ध टालने पर बार्गेन किया जा सकता है। क्रीमिया ब्रिज पर पहले भी यूक्रेन हमला कर चुका है, जिसे यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर कबूल कर चुके हैं। यानी क्रीमिया को पाने की मंशा में ज़ेलेंस्की किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए अब फिर से अटैक किया गया है। इस बार स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस हमले को नाकाम कर दिया गया। 2 मिसाइल को पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, बाकी 2 मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम से रोक दी गई। यानी क्रीमिया को लेकर रूस में एक मजबूत सुरक्षा घेरा बन चुका है, जिसमें कर्च ब्रिज की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ज़ेलेंस्की बार बार अपने आक्रामक तेवर जाहिर कर रहे हैं। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में फिर से वही बात दोहराई जो पहले कह चुके हैं। ये पूरी तरह साफ है, अगर यूक्रेन रणनीतिक तौर पर क्रीमिया की सरहद में दाखिल हो जाता है तो पुतिन बातचीत को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पुतिन को पता है अगर वो क्रीमिया के लिए जंग लड़ेंगे तो और कमजोर हो जाएंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की का ये ख्वाब अधूरा रह सकता है, क्योंकि रूस ने न सिर्फ क्रीमिया के लिए ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया हुआ है जिसके होते हुए दुश्मन क्रीमिया में घुसने की सोच भी नहीं सकता। तभी तो कर्च ब्रिज पर स्टॉर्म शैडो का हमला नाकाम कर दिया गया। कर्च ब्रिज पर स्टॉर्म शैडो का हमला फेल होने की वजह 20 लेयर की सिक्योरिटी है, जिसमें ऐसे विध्वंसक हथियार लगे हैं जो दुश्मन के हर मंसूबे को तबाह करने का दम रखते हैं।
इस ग्राफिक्स के जरिए कर्च ब्रिज की किलेबंदी कैसे की गई है, आइए वो आपको समझाते हैं। कर्च ब्रिज की सुरक्षा के लिए आसमान से पहरेदारी में एक सैटेलाइट लगा है। हथियारों से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट हर वक्त अलर्ट मोड में रहते हैं। एक डेडिकेटेड रडार स्टेशन कर्च की सुरक्षा के लिए बना है। डेडिकेटेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हर हमले को नाकाम करने के लिए भी लगा हुआ है। समंदर से अटैक रोकने के लिए एंटी सबमरीन सर्विलांस सिस्टम भी तैनात है। एयर अटैक रोकने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाई गई है। ट्रक माउंटेड रॉकेट सिस्टम भी ब्रिज की सुरक्षा में तैनात रहता है। सुरक्षा के लिए शोल्डर माउंटेड रॉकेट भी तैनात है। इतना ही नहीं, इसके लिए सरफेस टू एयर मिसाइल भी अलर्ट मोड में रहती है और पुल पर जगह जगह वॉच टावर भी मौजूद है। समंदर के रास्ते निगरानी के लिए एक युद्धपोत तैनात है। जगह जगह सोनार सिस्टम लगे हैं जो पनडुब्बी का पता लगाते हैं। सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुल के नीचे गोताखोर मरीन कमांडो की ड्यूटी होती है। सिर्फ यही नहीं, पुल के आसपास ट्रेन्ड डॉल्फिन्स भी रखी गई हैं। इसके अलावा कोस्टल मिसाइल भी तैनात की गई है। इतनी जबरदस्त सुरक्षा की वजह से ही कर्च ब्रिज पर हर हमला नाकाम किया जा सकता है। इस सिक्योरिटी में इजाफा पिछले साल 8 अक्टूबर को कर्च ब्रिज पर हुए अटैक के बाद किया गया। दरअसल क्रीमिया के लिए कर्च ब्रिज अगर लाइफलाइन है तो रूस के लिए ब्लैक सी को लेकर यूक्रेन के अधिकतर हिस्सों में पहुंचने का लिंक रूट भी यही है। रूस यूक्रेन की जंग ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां यूक्रेन का पूरा फोकस क्रीमिया को लेकर है। यही वजह है यूक्रेन ने क्रीमिया में घुसने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। ज़ेपोरिज़िया और खेर्सोन रीजन में लगातार डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने पूरा जोर लगा दिया है कि किसी भी कीमत पर अगर क्रीमिया कब्जे में आ जाता है तो रूस की पकड़ साउथ ईस्ट यूक्रेन में कब्जे किए इलाकों पर कमजोर हो जाएगी। इसकी सीधी सी वजह है कि कर्च ब्रिज के रास्ते ही रूस हथियारों और सैनिकों का डिप्लॉयमेंट करता रहा है, जो बंद हो जाएगा। इसके अलावा रूस का बड़ा नेवल बेस सेवेस्तोपोल भी रूस के हाथ से जा सकता है, जिससे ब्लैक सी में रूस का दबदबा खत्म हो जाएगा। यानी क्रीमिया की लोकेशन उसे रणनीतिक तौर पर काफी अहम बनाती है। यही वजह भी है कि रूस ने क्रीमिया की पहरेदारी के लिए एज़ोव सी से लेकर ब्लैक सी तक वॉरशिप लगा दिए हैं। रूस के 12 नेवल शिप समंदर में लगातार गश्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपने वॉरशिप को डार्क पेंट से रंगकर दुश्मन के रडार और सैटेलाइट को चकमा देने की भी तैयारी की जा रही है। यानी रूस ये जान चुका है कि नाटो की मीटिंग में क्रीमिया को लेकर कोई बड़ा फैसला जरूर होगा। हो सकता है अब क्रीमिया पर कब्जे के लिए नाटो खुद जंग में उतर सकता है। ऐसे में रूस हर पलटवार के लिए तैयार है। क्रीमिया पुतिन की नाक का सवाल बन चुका है। अगर नाटो ने हमला किया तो यह जंग एटमी महायुद्ध में बदलना तय है। और इसकी धमकी पुतिन कई दफा दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष। जंग का विनाशकारी समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 24 घंटों में जंग ने विध्वंसक रूप ले लिया है। पुतिन के चेचन लड़ाके एक बार फिर यूक्रेन की जमीन पर रक्तपात का नया चैप्टर लिखने निकल पड़े हैं। पुतिन ने चेचन लड़ाकों को यूक्रेन में विनाश का फरमान दे दिया है, लेकिन पिछले 24 घंटे में यूक्रेन की जंग ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां यूक्रेन ने रूस पर बढ़त बनाने का दावा किया। वहीं रूसी सेना यूक्रेन को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाने का दावा भी कर रही है।
यूक्रेन जंग में पिछले 24 घंटे में जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला है। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस पर हमले किए। तो बदले में रूस ने जबरदस्त यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। पिछले 24 घंटों में रूसी हमलों से यूक्रेन कांप उठा है। बाखमत में दोबारा भीषण जंग छिड़ गई। पिछले 24 घंटे के अंदर बाखमत में कई जगहों पर यूक्रेन ने फिर से कब्जा जमाने का दावा किया। बाखमुत के आसपास के इलाकों में बढ़त बनाने के दावों के बीच यूक्रेनी फौज दक्षिणी छोर से बाखमुत में आगे बढ़ी। इस बीच रूस के लिए जंग लड़ रहे चेचन फौज की स्पेशल ब्रिगेड अखमत बटालियन का शहर की ओर जाने का वीडियो सामने आया। रमजान कादिरोव की यह स्पेशल यूनिट यूक्रेनी फौज की बढ़त को रोकने की तैयारी के साथ यहां पहुंची। बाखमुत और अवदीवका में चेचन लड़ाकों के आ जाने से जंग बहुत भयानक हो गई। इस बीच यूक्रेन ने कई बड़े हमले करने के दावे किए। लुहांस्क प्रांत में यूक्रेन ने ब्रिट स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन ने इस हमले में रूस के एम्यूनेशन डिपो को तबाह कर देने का दावा किया। यूक्रेन ने क्रीमिया में कर्च ब्रिज को स्टॉर्म शैडो मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन रूस ने दावा किया कि उसने ब्रिटिश मिसाइल स्टॉर्म शैडो को मार गिराया। रूस के मुताबिक उसने स्टॉर्म शैडो को पंसर 1 मिसाइल सिस्टम से इंटरसेप्ट किया। रूस ने यूक्रेन के हमलों के जवाब में पिछले 24 घंटों में बड़ा प्रतिशोध लिया। रूसी सेना ने दक्षिण यूक्रेन के मिकोलेव में बड़ा मिसाइल हमला किया। रूस ने इस हमले में S-300 लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया। उधर रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया। यूक्रेन ने ब्रियांस्क के बाइतोश इलाके में S-200 मिसाइल से हमला किया। अवदीवका के कई मोर्चों पर यूक्रेन के हमलों के आगे पुतिन की पलटन लाचार नजर आई। अवदीवका में यूक्रेन ने MLRS और B-21 बॉम्बर से हमले किए। यूक्रेन ने रूसी सेना के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। अवदीवका में यूक्रेन ने बढ़त बनाने का दावा किया। यूक्रेन के दावों के अनुसार अवदीवका में रूस के लिए उसके सैन्य वाहनों और हथियारों का हश्र भी विनाशकारी साबित हुआ। अवदीवका में यूक्रेन की 110वीं ब्रिगेड ने रूस के हमलों को नाकाम करने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक उसके जवाबी हमलों में एक दिन में रूस के 4 टैंक्स तबाह हो गए। 24 घंटे में रूस के 20 आर्टिलरी सिस्टम नष्ट हो गए। ये आंकड़े यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स ने जारी किए हैं। उधर अवदीवका में रूस ने टॉर्नेडो एस से बारूद बरसाए। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट से बड़ा हमला करके यूक्रेनी वेयरहाउस को तबाह करने का दावा किया। रूस ने यूक्रेन के सुमी प्रांत में भी जबरदस्त हमला किया। रूस ने सुमी में मोर्टार दागकर यूक्रेन के ठिकानों पर बारूद बरसाए। रूस ने एक साथ 11 मोर्टार दागे। खेरसोन में भी रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर जमकर गोला बारूद बरसाए।
डोनेस्क प्रांत में भी पिछले 24 घंटों में दोनों देशों की सेनाओं में जमकर भिड़ंत हुई। डोनेस्क के वुल्हेदार में रूस ने यूक्रेनी हमले को नाकाम करने का दावा किया। वुल्हेदार में यूक्रेनी फौज पर रूस ने काउंटर अटैक किया और यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। वुल्हेदार में यूक्रेनी फौज पर रूस ने काउंटर अटैक किया और यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि 24 घंटे में 180 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। रूसी हमले में यूक्रेन के विदेशी हथियार भी नष्ट हो गए। यूक्रेनी सेना के कई व्हीकल्स को भी तबाह करने का दावा किया गया। डोनेस्क में ही रूस ने यूक्रेन के हथियारों का गोदाम तबाह करने का भी दावा किया। शेवचेंको इलाके में वेपन डिपो नष्ट कर दिया। रूस के घातक बॉम्बर्स ने रॉकेट बरसाए। वहीं माकारोवका में यूक्रेनी ड्रोन कमांड पोस्ट को तबाह करने का दावा किया। लेकिन जेपोरीजिया में यूक्रेन आर्मी ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले में यूक्रेन ने रूसी ज़ुपार्क रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने हाइमार्स से रडार को टारगेट किया। खार्किव रीजन के कुपियांस्क में रूस ने घातक एयर स्ट्राइक की। रूस के एरोस्पेस फोर्स ने Su-34 फाइटर जेट से हमला किया। रूस ने हमले में यूक्रेन के T-72B3 टैंक को नष्ट करने का दावा किया। पिछले 24 घंटों में दोनों तरफ के हमलों में काफी तबाही मची। नाटो समिट के बाद हमले और तेज होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेटो की मीटिंग से पहले एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद रूस को लेकर नेटो को अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि अभी तक वैगनर चीफ प्रिगोजिन को यूक्रेन और नेटो बागी समझ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ एक छलावा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन की नई रणनीति में नेटो और यूक्रेन दोनों फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आखिर प्रिगोजिन को लेकर वो धमाकेदार जानकारी क्या है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। नेटो मीटिंग से पहले खुलासा, प्रिगोजिन करेगा बड़ा धमाका। अब विद्रोह सिर्फ दिखावा, बेलारूस से वैगनर बोलेगा धावा। लिथुआनिया में नेटो की मीटिंग से 24 घंटे पहले ऐसी खबर सामने आई है जो नेटो देशों में खलबली मचा सकती है। Rules-based international order. और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि अभी तक जिस प्रिगोजिन को विद्रोही समझ रहे थे, और वो प्रिगोजिन तो पुतिन का वफादार निकला। यानी बगावत पूरी तरह स्क्रिप्टेड थी। 24 जून की बगावत के बाद से ही वैगनर चीफ प्रिगोजिन लापता था। अब ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर वो कहां चला गया। अब खुलासा हुआ है कि प्रिगोजिन क्रेमलिन का मेहमान था और उस दौरान उसने पुतिन से मीटिंग भी की थी। तो क्या प्रिगोजिन को बाखमुत से हटाकर दूसरे मोर्चे पर लगाने के लिए एक खुफिया प्लानिंग की गई थी? इसके लिए वैगनर चीफ प्रिगोजिन येगनेरी 29 जून तक क्रेमलिन में मौजूद रहे। उस दौरान प्रिगोजिन समेत वैगनर आर्मी के 35 कमांडर्स ने पुतिन से क्रेमलिन में मुलाकात की थी। पुतिन के साथ ये मीटिंग 3 घंटे तक चली थी। इसकी पुष्टि क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने की है। दिमित्री के मुताबिक मीटिंग में वैगनर चीफ ने 24 जून के बगावत को लेकर हर एक जानकारी दी और प्रिगोजिन के अलावा वैगनर के सभी कमांडर्स ने पुतिन के सामने अपनी वफादारी भी जताई थी। जिसके बाद प्रिगोजिन को बेलारूस भेज दिया गया, जहां से यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए बेस बनाने की मंजूरी भी दी गई। तो क्या 24 जून के बगावत बाखमुत से वैगनर का एस्केप प्लान था, जिसे नेटो देश और यूक्रेन विद्रोह समझकर खुश होते रहे?
लेकिन अब नेटो मीटिंग से ठीक 24 घंटे पहले इस खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि वैगनर चीफ अपने लड़ाकों के साथ बेलारूस में बड़ी तैनाती कर चुके हैं। बेलारूस में वैगनर के लड़ाकों की तैनाती पोलैंड, यूक्रेन और लिथुआनिया के बॉर्डर पर की गई है। यानी प्रिगजिन एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ने के लिए अपने लड़ाकों को ऑर्डर दे सकते हैं, जिसके लिए हथियार रूस से मिलेंगे। यानी अब खतरा यूक्रेन के अलावा पोलैंड और लिथुआनिया को भी है, क्योंकि वैगनर के लड़ाके खूंखार हैं और उन्हें बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको से पूरी मदद की जा रही है। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब बेलारूस बॉर्डर से कुछ दूरी पर लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस में नेटो मीटिंग होने जा रही है, जिसमें जंग को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन वैगनर लड़ाकों की लिथुआनिया और पोलैंड बॉर्डर पर तैनाती से नेटो रूस के खिलाफ कोई विनाशक फैसला लेने में 100 बार सोचेगा। जबकि दूसरी तरफ प्रिगजिन और पुतिन की क्रेमलिन में मीटिंग के खुलासे से रूस में नया विद्रोह खड़ा हो सकता है, क्योंकि रूस के टॉप 3 कमांडर प्रिगजिन को इतनी छूट देने से नाराज हैं, जिसमें सेना प्रमुख वेलारी गेरासिमोव का नाम भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड दुनिया का पहला ऐसा कमर्शियल विमान था जो आवाज की गति से भी दोगुनी तेजी के साथ उड़ान भरता था। अपनी इसी रफ्तार के चलते कॉनकॉर्ड विमान ने महज 30 घंटों में ही कम वक्त में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। लेकिन 26 नवंबर 2003 को कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक विमान को रिटायर कर दिया गया। लेकिन 20 साल बाद सन ऑफ कॉनकॉर्ड आसमान का सिकंदर बनने के लिए दस्तक देने वाला है। और जानते हैं इस विमान को तैयार कौन कर रहा है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं दुनिया के नए सुपरसोनिक विमान की एक्सक्लूसिव झलक। टाइम लैप्स वीडियो में आकार लेती जो चीज दिखाई दे रही है वो एक सुपरसोनिक विमान है। इसे मामूली और कमतर आंकने की गलती इसलिए भी मत कीजिएगा क्योंकि आसमान में जल्द ही परवाज भरने वाले ये विमान फ्यूचर का सिकंदर है। जो बेहद ही तेज रफ्तार के साथ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को चंद मिनटों में तय कर लेगा। इस सुपरसोनिक विमान को नासा और अमेरिकी विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन तैयार कर रही है। जानते हैं इसका नाम क्या है? X-59 क्वेस्ट, सन ऑफ कॉनकॉर्ड। ध्वनि की गति से भी तेज उड़ने वाला यह विमान साल 2024 में ऑपरेशन मोड में आ सकता है। लिहाजा इसे देखते हुए नासा युद्ध स्तर पर इस सुपरसोनिक विमान को फाइनल टच देने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि X-59 क्वेस्ट नासा के ही कॉनकॉर्ड विमान को रिप्लेस करेगा। वीडियो में आप